मैं अपने मरहूम शौहर हमीद की विरासत के मतलब मामूलात सुलझाने मीटिंग के लिए जा रही थी। जैसे ही मैं अपनी गाड़ी में बैठी, एक अनजान आदमी दौड़ता हुआ मेरे पास आया और पुकार कर बोला, मेहरबानी करके गाड़ी मत चलाएं। फिर उसने जो अगला जुमला कहा उसे सुनकर मेरे होश उड़ गए। उसने कहा, आपकी बहू नाजिया। मेरा दिल एकदम जोर जोर से धड़कने लगा। लेकिन जब मैं मीटिंग में पहुंची तो नाजिया अचानक बेहोश हो गई। दोस्तों, मुझे खुशी है कि आप मेरी कहानी सुन रहे हैं। मेरी कहानी आखिर तक ज़रूर सुनें और कमेंट में यह भी बताएं कि आप किस शहर से मेरी कहानी सुन रहे हैं। दोस्तों, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मंगल की एक आम सी सुबह मेरी पूरी ज़िंदगी बदल कर रख देगी। 64 साल की उम्र में मुझे लगता था कि मैंने ज़िंदगी में तकरीबन सब कुछ देख लिया है और हर मुश्किल वक़्त का सामना कर लिया है। मेरे शौहर हामिद को फौत हुए अभी सिर्फ़ 3 महीने हुए थे और उनकी मौत मेरे लिए पहले ही बहुत बड़ा सदमा थी। लेकिन मैं आहिस्ता-आहिस्ता खुद को सँभाल रही थी। मैं हर दिन को अलग गुज़ार रही थी, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमीद चाहते थे। सुबह ठीक 9 बजे मुझे एक वकील के दफ़्तर से फ़ोन आया। दूसरी तरफ एक औरत की आवाज़ थी। उसने कहा, समीना साहिबा, हम आज 2 बजे आपके शौहर की जायदाद के कागज़ात मुकम्मल करने के लिए मीटिंग रख रहे हैं। क्या आप आ सकती हैं? मैंने फ़ौरन हाँ कर दी। कई महीनों से मैं इस मामले के ख़त्म होने का इंतज़ार कर रही थी। मैं चाहती थी कि हमीद के बाद ये आखिरी काम भी मुकम्मल हो जाए ताकि मैं अपनी ज़िंदगी को किसी तरह आगे ले जा सकूं। मैंने नेवी ब्लू रंग का वो लिबास पहना जो हमीद को बहुत पसंद था। उसने ये लिबास हमारी शादी की 35वीं सालगिरह पर मुझे तोहफे में दिया था और हमारी शादी को इस वक्त 37 नहीं बल्कि पूरे 42 साल हो चुके थे। मैंने वही मोतियों का हार भी पहना जो हमीद ने हमारी शादी के मौके पर मुझे दिया था। जब मैंने बेडरूम के आईने में खुद को देखा तो मुझे अपना चेहरा पहले से कहीं ज़्यादा थका हुआ लगा। मुझे यूं महसूस हुआ जैसे मैं अपनी उम्र से भी ज़्यादा बड़ी नजर आने लगी हूँ। हामिद के जाने के बाद के उन 3 महीनों ने मेरी आंखों के गिर्द कई नई लकीरें डाल दी थीं और मेरे सुर्ख बालों में भी पहले से ज़्यादा सफ़ेदी आ गई थी। मैंने एक गहरी सांस ली और घर से निकल आई। लाहौर के मरकज़ की तरफ जाते हुए रास्ता मामूल से ज़्यादा मसरूफ़ था। सड़क पर गाड़ियों की लंबी कतारें थी और मैं बेचैनी से अपनी उंगलियां स्टीयरिंग पर मार रही थी। मुझे खुद समझ नहीं आ रही थी कि मैं इतनी परेशान क्यों हूँ। आखिर ये तो एक सीधा सा काम होना चाहिए था। हामिद और मैंने अपनी वसीयत के बारे में कई बार बात की थी। वो चाहते थे कि उनके बाद उनकी सारी जायदाद मेरे पास रहे और मेरे बाद हमारे बेटे उमर और उसके ख़ानदान के काम आए। मैं वकील के दफ्तर की इमारत के नीचे बनी पार्किंग में पहुंची और गाड़ी खड़ी कर दी। जब मैंने इंजन बंद किया तो मेरे हाथ हल्के हल्के कांप रहे थे। पार्किंग की कंक्रीट की दीवारें ठंडी और सुनसान लग रही थीं। मैंने अपना पर्स उठाया, कागजात वाला फोल्डर हाथ में लिया, एक गहरी सांस ली और लिफ्ट की तरफ चल पड़ी। अभी मैंने चंद कदम ही उठाए थे कि मुझे किसी ने आवाज़ दी, मेहरबानी मेहरबानी रुकें। मैं फौरन मुड़ी। एक आदमी कंक्रीट के एक स्टोन के पीछे से मेरी तरफ आ रहा था। उसकी उम्र शायद 50 साल के करीब थी। उसने पुराने और मैले कपड़े पहन रखे थे। जैकेट जगह जगह से पुरानी हो चुकी थी। जीन्स भी काफ़ी घिसी हुई थी और जूते ऐसे थे जैसे कई महीनों से नए जूते न देखे हों। उसके बाल बिखरे हुए थे और चेहरे से लग रहा था कि वो काफ़ी अरसे से सड़कों पर ज़िंदगी गुजार रहा है। मेरा पहला ख्याल यही था कि मैं इससे दूर रहूं और जल्दी से लिफ्ट में चली जाऊं। हमीद हमेशा मुझे समझाते थे कि पार्किंग में अकेले किसी अजनबी से बात ना करना, लेकिन उस आदमी की आंखों में कुछ ऐसा था जिसने मुझे रुकने पर मजबूर कर दिया। वो खतरनाक नहीं लग रहा था। उसकी आंखों में खौफ और परेशानी थी। उसने मुनासिब फासला रखते हुए कहा, मेहरबानी करके मेरी बात सुन लें। मुझे आपको एक बहुत ज़रूरी बात बतानी है। फिर उसने पूछा, आप समीना साहिबा है ना, हमीद साहब की बेवा? मेरा दिल एकदम ज़ोर से धड़का। मैंने हैरत से उसे देखा। ये आदमी मेरा नाम कैसे जानता है? उसे मेरे शौहर के बारे में कैसे मालूम था? मैंने अपना फ़ोन हाथ में लेते हुए कहा, मुझे में नहीं मालूम आप कौन हैं, लेकिन बराह करम मुझे अकेला छोड़ दें। उसने फ़ौरन हाथ पीछे कर लिए और बोला, मेहरबानी, मैं जानता हूँ कि आपको ये सब अजीब लग रहा है, लेकिन मैंने ताहिर एंड एसोसिएट्स में काम किया है। मुझे 3 हफ्ते पहले नौकरी से निकाल दिया गया था, लेकिन उससे पहले मैंने कुछ ऐसी बातें सुन ली थीं जो आपको जानना बहुत ज़रूरी हैं। ये बातें आपके शौहर की वसीयत के बारे में हैं। मैं वहीं रुक गई। ताहिर एंड एसोसिएट्स?
वही वकीलों का दफ्तर था जहां मेरी आज मीटिंग थी। उसने घबरा कर इर्द गिर्द देखा, जैसे उसे डर हो कि कोई हमें देख रहा है। फिर उसने कहा, आपकी बहू नाजिया उस दफ्तर के कुछ लोगों के साथ राब्ते में है। उसने कुछ कागजात भी तैयार करवा लिए हैं। मेरे मुंह से जैसी आवाज़ ही नहीं निकली। मैंने बमुश्किल पूछा, आप क्या कह रहे हैं? उसने कहा, मेहरबानी, मेरे पास अभी हर चीज़ का सबूत नहीं है, लेकिन मेरा ख्याल है कि वो आपके शौहर की वसीयत बदलने की कोशिश कर रही हैं। वो लोगों को ये बता रही है कि अब आप ज़हनी तौर पर इस काबिल नहीं रहीं कि इतनी बड़ी जायदाद खुद संभाल सकें। उसने आपके बारे में कुछ जाली मेडिकल रिपोर्ट्स और लोगों के झूठे बयान भी जमा किए हैं। उनमें यह दिखाने की कोशिश की गई है कि आप परेशान रहती हैं, चीज़ें भूल जाती हैं और पैसों के मामलात नहीं संभाल सकती। उसकी बात सुनकर मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने अचानक मेरे सर पर ज़रब लगा दी हो। मैंने गाड़ी के साथ हाथ रखकर खुद को संभाला और कहा, यह नामुमकिन है। मुझे कभी ऐसी कोई बीमारी नहीं हुई। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। उसने फौरन कहा, मैं जानता हूँ, इसलिए तो मैं यहाँ आपका इंतज़ार कर रहा था। मैं चाहता था कि मीटिंग शुरू होने से पहले आपको खबरदार कर दूं। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि आप आज यहाँ आ जाएंगी। नाजिया ने मिस्टर ताहिर से कहा था कि शायद आपको आज की मीटिंग याद भी ना हो। ये सुनकर मेरे अंदर का खौफ गुस्से में बदल गया। मैंने कहा, उसकी ये हिम्मत कैसी हुई? कोई मेरे ज़हनी तवाज़ुन पर सवाल कैसे उठा सकता है? वो अफ़सोस से सर हिलाने लगा, फिर बोला, बात सिर्फ़ इतनी नहीं है। मेहरबानी, वो कुछ कागज़ात जाली बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा दिखाया जा रहा है जैसे आपके शौहर ने अपनी ज़िंदगी के आखिरी दिनों में वसीयत बदलने का फ़ैसला किया था। उन्होंने जाली मेडिकल रिपोर्ट्स भी तैयार की हैं ताकि ये साबित किया जा सके कि आपके शौहर को आपकी माली मामलात संभालने की सलाहियत पर शक था। मुझे यूं लगा जैसे ज़मीन मेरे पाँव के नीचे से निकल रही हो। ये बात मेरी समझ से बाहर थी। हमीद ने कभी भी मेरे पैसों या घर के मामलात संभालने पर कोई शक नहीं किया था, बल्कि हमारी ज़्यादातर माली जिम्मेदारियां मैं ही संभालती थी। मैंने उस आदमी की तरफ देखकर पूछा, आप मुझे ये सब क्यों बता रहे हैं? उसने मेरी तरफ देखा और कहा, क्योंकि मुझे आपके शौहर से इज्जत थी। जब वो दफ्तर आते थे तो मेरे साथ बहुत अच्छा सलूक करते थे। वो मुझे एक आम मुलाजिम समझकर नज़रअंदाज नहीं करते थे। और एक वजह यह भी है कि जो कुछ ये लोग कर रहे हैं वो गलत है। मेरे पास अब ज़्यादा कुछ नहीं बचा, लेकिन मेरा ज़मीर अभी ज़िंदा है। मैंने कुछ लम्हे उसे देखा, फिर पूछा, आपका नाम क्या है? उसने जवाब दिया, अदनान। अदनान अली। मैं ताहिर एंड एसोसिएट्स में 12 साल से पैरालीगल था। मुझे उस वक्त निकाला गया जब उन्हें अंदाज़ा हुआ कि मुझे उनके कुछ गलत कामों के बारे में बहुत ज़्यादा मालूम हो चुका है। मैंने फ़ौरन पूछा, कौन से गलत काम? अदनान ने फिर इर्द गिर्द देखा और धीमी आवाज़ में कहा, वो कुछ लोगों की वसीयत और जायदाद के मामलात में गलत तरीके से मदद करते हैं। कुछ ख़ानदानों के ऐसे अफराद जो विरासत में हिस्सा नहीं चाहते, उनके बारे में कागजात में ऐसी तब्दीलियां की जाती हैं कि असल हकदार पीछे रह जाएं। इस काम के बदले वो बहुत ज़्यादा पैसे लेते हैं। आपकी बहू उन्हें भी अच्छी खासी रकम दे रही है। उस वक्त लिफ्ट की घंटी बजी और अदनान एक कदम पीछे हट के उसने कहा, मेहरबानी करके अंदर बहुत एहतियात से जाइएगा। वो कोशिश करेंगे कि आपको जल्दी जल्दी कागजात दिखाकर दस्तखत करवा लें। किसी दबाव में आकर कुछ भी साइन ना कीजिएगा। हर कागज़ पहले पढ़ेंगे और समझें। मैं उससे मज़ीद सवाल करना चाहती थी, लेकिन इससे पहले ही वो गाड़ियों के दरमियान से होता हुआ अंधेरे वाले हिस्से में चला गया। मैं कई मिनट वहीं खड़ी रही। मेरे ज़हन में एक साथ बहुत सी बातें चल रही थीं। मेरा एक दिल कह रहा था कि शायद ये आदमी कोई परेशान शख्स है और उसकी बातों का कोई मतलब नहीं। लेकिन दिल के दूसरे हिस्से में अजीब सा एहसास था कि वो सच बोल रहा है। मैंने नादिया के बारे में सोचा। वो 8 साल से हमारे ख़ानदान का हिस्सा थी। हमेशा मेरे साथ बहुत मीठी बात करती थी, लेकिन अब मुझे मासी की छोटी-छोटी बातें याद आने लगीं। जब मैं कमरे में दाखिल होती तो वो उमर से आहिस्ता आवाज़ में बात करने लगती। ख़ानदानी तकरीबात में जब मैं हमीद के साथ अपनी ज़िंदगी की कोई बात करती तो वो बात बदल देती। कभी-कभी मेरे बोलने पर उसके चेहरे पर बेजारी सी नज़र आती, लेकिन मैंने कभी इस बात को अहम नहीं समझा था। मैंने कांपते हाथों से लिफ्ट का बटन दबाया। लिफ्ट के दरवाजे बंद होने लगे तो मुझे एक लम्हे के लिए अदनान स्टोन के पीछे खड़ा नजर आया। वो मुझे देख रहा था। उसके चेहरे पर अब भी परेशानी थी। 15वीं मंजिल तक पहुंचने का सफ़र मुझे बहुत लंबा लगा।
जैसे ही लिफ्ट के दरवाजे खुले, मैं ताहिर एंड एसोसिएट्स के खूबसूरत दफ्तर में दाखिल हुई। वहाँ लकड़ी का महंगा फर्नीचर, बड़ी-बड़ी तस्वीरें और सजी हुई दीवारें थीं। पहले कभी ये जगह मुझे अच्छी और बावकार लगती थी, लेकिन अब मुझे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे मैं किसी खूबसूरत जाल में फंसने जा रही हूँ। इस्तकबालिया पर बैठी औरत ने रस्मी मुस्कुराहट के साथ कहा, समीना साहिबा, वो कॉन्फ्रेंस रूम ए में आपका इंतज़ार कर रहे हैं। मैं राहदारी से गुजरी। मेरे जूतों की आवाज़ फर्श पर साफ सुनाई दे रही थी। पूरा दफ्तर गैर मामूली तौर पर खामोश था। ज़्यादातर दरवाजे बंद थे और अंदर से आहिस्ता आहिस्ता बात करने की आवाज़ें आ रही थीं। मैं कॉन्फ्रेंस रूम ए के बाहर रुकी और दरवाजे के हैंडल पर हाथ रखा। शीशे के दरवाजे से अंदर देखा तो एक बड़ी मेज़ के गिर्द कई लोग बैठे थे। मैंने नाज़िया को फ़ौरन पहचान लिया। उसके छोटे कद और ख़ास अंदाज के बाल दूर से भी पहचाने जा सकते थे। मैंने गहरी सांस ली और दरवाज़ा खोल दिया। कमरा बिल्कुल वैसा ही था जैसा मैंने सोचा था। मेज़ के एक तरफ 3 वकील महंगे सूट पहने बैठे थे और दूसरी तरफ नाज़िया बैठी थी। जैसे ही उसने मुझे देखा, उस लम्हे के लिए उसके चेहरे पर हैरत और खौफ दोनों नजर आए। लेकिन अगले ही लम्हे उसने खुद को संभाल लिया और मुस्कुराकर बोली, ओह समीना, मुझे नहीं लगा था कि आप आ जाएंगी। उसके अंदाज ने अदनान की बात मेरे जहन में फिर ताज़ा कर दी। मैंने मजबूत आवाज़ में कहा, सलाम नासिया, मैं ज़रूर आती क्योंकि ये मेरे शौहर की जायदाद का मामला है। एक वकील जिसके बाल सफ़ेद हो रहे थे और आंखें बहुत ठंडी लग रही थीं, उन्होंने सामने वाली कुर्सी की तरफ इशारा करते हुए कहा, समीना साहिबा, बराह करम बैठ जाएं। आज कुछ कागजात हैं जिन पर आपके दस्तखत ज़रूरी हैं। मैं बैठ गई, लेकिन मैंने देखा कि नाजिया बार बार अपनी शादी की अंगूठी घुमा रही थी और मेरी आंखों में देखने से बच रही थी। मैंने अपना पर्स मेज़ पर रखा और कहा, शुरू करने से पहले मैं जानना चाहती हूँ कि आज यहाँ क्या बात होने वाली है। मेरे शौहर और मैंने उनकी वसीयत कई बार देखी थी और मुझे उनकी ख्वाहिशात का अच्छी तरह इल्म है। तीनों वकीलों ने एक दूसरे की तरफ देखा, फिर एक ने कहा, समीना साहिबा, कुछ नई बातें सामने आई हैं। आपके शौहर ने अपनी ज़िंदगी के आखिरी दिनों में वसीयत में कुछ तब्दीलियां की थीं। उनमें आपकी सेहत के बारे में भी कुछ फ़िक्र ज़ाहिर की गई थी। मैंने फ़ौरन उसे रोक दिया। एक मिनट, कैसी फ़िक्र? नाज़िया ने मेरी तरफ देखा और बहुत नरम आवाज़ में बोली, समीना, हमीद साहब आपकी सेहत के बारे में परेशान थे। उन्होंने कुछ ऐसे वाक़यात का ज़िक्र किया था जिनमें आप परेशान या चीज़ें भूली हुई लगीं। वो चाहते थे कि उनके बाद जायदाद सही तरीके से सँभाली जाए। मुझे ये बात सुनकर ऐसे लगा जैसे किसी ने मेरे मुँह पर थप्पड़ मारा हो। मैंने पूछा, कौन से वाक़यात? एक दूसरे वकील ने एक फ़ोल्डर मेरे तरफ बढ़ाया और कहा, समीना साहिबा, हमारे पास कुछ लोगों के बयानात हैं जिनमें बताया गया है कि आप कई बार चीज़ें भूल गई थीं, तारीखों और नामों में उलझन हुई थी और घर के पैसों के मामलात संभालने में भी आपको मुश्किल पेश आ रही थी। मेरे हाथ कांपने लगे। मैंने फ़ोल्डर खोला तो अंदर कुछ मेडिकल रिपोर्ट्स, लोगों के बयान और तस्वीर थीं। फिर मेरी नज़र एक बयान पर पड़ी और मैंने नाज़िया की लिखाई पहचान ली। उसमें लिखा था, समीना जब ग्रोसरी का सामान लेने गई थी तो बहुत परेशान हो गई थी। उन्हें याद नहीं था कि क्या ख़रीदना है और कितना खर्च हुआ। जब उमर ने रसीदें देखकर उनकी मदद करना चाही तो उन्होंने उमर पर चोरी का इल्ज़ाम लगा दिया। मेरे हाथ इतने कांप रहे थे कि कागज़ पकड़ना मुश्किल हो गया। मैंने कहा, यह सब झूठ है। मैंने कभी उमर पर चोरी का इल्ज़ाम नहीं लगाया। नाज़िया ने बड़ी नरम आवाज़ में कहा, समीना, आपने ये बातें की थीं। हम सब आपके बारे में बहुत फ़िक्रमंद थे। इसीलिए हमीद साहब ने कुछ इंतज़ामात करने का फ़ैसला किया था। मैंने उसे घूर कर देखा। ये वही औरत थी जिसे मैंने अपने घर में बेटी की तरह रखा था। वो मेरी मेज़ पर मेरे सामने खाना खाती थी, हर त्योहार पर मुझे गले लगाती थी और अब मेरे सामने बैठकर मुझे ही झूठा साबित करने की कोशिश कर रही थी। मैंने बामुश्किल पूछा, क्या इंतज़ाम? वकील ने गला साफ किया और कहा, आपके शौहर ने वसीयत में तब्दीली करके एक ट्रस्ट बनाने की हदायत की थी। उस जायदाद का इंतज़ाम एक ट्रस्टी करेगा और इस सूरत में आपके बेटे उमर को ये जिम्मेदारी दी जाएगी कि वो आपके अखराजात और देखभाल का इंतज़ाम करे। मुझे ऐसा लगा जैसे पूरा कमरा घूम रहा हो। मैंने मेज़ का किनारा पकड़ लिया। आप ये कह रहे हैं कि हमीद को मुझ पर अपनी जायदाद संभालने का भरोसा नहीं था? नाज़िया ने फ़ौरन कहा, भरोसे की बात नहीं थी, ये आपकी हिफाजत की बात थी। हमीद साहब आपसे बहुत मोहब्बत करते थे।
वो सिर्फ ये चाहते थे कि उनके बाद आपका ख्याल रखा जाए। मैंने आंखें बंद की और खुद को संभालने की कोशिश की। जब आंखें खोली तो मेरी नज़र कमरे के एक कोने में पड़ी। वहाँ एक छोटा सा रिकॉर्डर रखा था जिसकी सुर्ख लाइट जल रही थी। मैंने पूछा कि आप लोग ये मीटिंग रिकॉर्ड कर रहे हैं? वकील कुछ लम्हे के लिए खामोश हुए। फिर एक ने कहा, यह हमारी आम कार्रवाई का हिस्सा है। मैंने कहा, क्या एक बेवा की इजाज़त के बगैर उसकी मीटिंग रिकॉर्ड करना भी आम बात है? इससे पहले कि वो कोई जवाब देते, दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। एक सेक्रेटरी ने अंदर झांक कर कहा, मिस्टर ताहिर, बाहर एक शख्स आपसे मिलना चाहता है। वो कहता है कि ये मामला बहुत ज़रूरी है। ताहिर ने नाराज़गी से कहा, हम मीटिंग में हैं, उसे कहें बाद में आए। सेक्रेटरी ने कहा, वो अपना नाम अदनान अली बता रहा है और कहता है कि उसके पास इसी केस के बारे में अहम मालूमात है। मैंने फ़ौरन नाज़िया के चेहरे की तरफ देखा। उसका चेहरे का रंग एकदम उड़ गया। वो इतनी परेशान लग रही थी जैसे अचानक उसे बहुत बड़े खतरे का सामना हो गया हो। ताहिर ने जल्दी से कहा, मैं उस आदमी को नहीं जानता। उसे कहें हम अभी मसरूफ़ हैं। मैंने कुर्सी से उठते हुए कहा, नहीं, मैं सुनना चाहती हूँ कि अदनान साहब क्या कहना चाहते हैं। नाज़िया ने मामूल से ज़्यादा ऊंची आवाज़ में कहा, समीना, इसकी कोई ज़रूरत नहीं। हमें इन कागज़ात पर बात करनी चाहिए। लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। अदनान दरवाजे पर आ गया। वो पार्किंग की निस्बत अब कुछ साफ सुथरा लग रहा था, लेकिन फिर भी उस महंगे दफ्तर में सबसे मुख्तलिफ नज़र आ रहा था। उसने एहतराम से सर झुकाकर कहा, समीना साहिबा, माफ़ कीजिएगा, लेकिन मेरे पास कुछ है जो आपको ज़रूर देखना चाहिए। ताहिर फ़ौरन खड़ा हो गया। आप यहाँ कैसे आए? मैं अभी सिक्योरिटी को बुलाता हूँ। अदनान ने सुकून से कहा, बुलाएं, लेकिन पहले समीना साहिबा को असल कागजात देख लेने दें। मेरे पास उन कागजात की पुरानी कापियां हैं, यानी उनमें तब्दीली किए जाने से पहले वाली। कमरे में एकदम खामोशी छा गई। मुझे अपने दिल की धड़कन साफ सुनाई दे रही थी। अदनान ने अपने पुराने बैग से एक फोल्डर निकाला और कहा, मैं नौकरी छोड़ने से पहले ये कापियां महफूज कर चुका था। ये आपके शौहर की असल वसीयत है जो तकरीबन 6 माह पहले की है, और ये उनके डॉक्टर की असल रिपोर्ट्स हैं। नाज़िया अचानक अपनी कुर्सी से उठने लगी, लेकिन लड़खड़ा गई। उसने कहा, मुझे ठीक नहीं लग रहा। मैंने सख्त आवाज़ में कहा, बैठ जाओ नाज़िया, तुम्हें यह सब सुनना होगा। अदनान ने फोल्डर से कई कागजात निकाले और मेरे सामने रख दिए। उसने कहा, समीना साहिबा, आपके शौहर ने कभी वसीयत नहीं बदली। इन लोगों ने आपकी बहू के साथ मिलकर जाली कागजात बनाए। इन्होंने आपके शौहर के दस्तखत नकल किए और ऐसी मेडिकल रिपोर्ट्स बनवाई जिनमें यह दिखाया गया कि हमीद साहब को आपकी जहनी हालत पर शक था। ताहिर फौरन बोला, यह सब बकवास है। यह आदमी खुद परेशान है। हमारे पास गवाह है जो बता सकते हैं कि समीना साहिबा की हालत ठीक नहीं थी। अदनान ने पुरसकून लहजे में कहा, वो गवाह जिन्हें आपकी फर्म ने पैसे दिए थे, मेरे पास उन अदायगियों की रसीदें भी हैं। ये सुनते ही ताहिर के चेहरे का रंग भी बदल गया। राजिया ने एक छोटी सी आवाज़ निकाली और अचानक कुर्सी पर बैठ गई। उसका चेहरा बिल्कुल सफ़ेद था। एक लम्हे के लिए मुझे लगा वो बेहोश हो गई है, लेकिन उसकी आंखें खुली थीं और वो घबरा कर इधर उधर देख रही थीं। मैंने उसकी तरफ देखा और पूछा, क्यों? तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? उसने कुछ कहने की कोशिश की, लेकिन अल्फाज नहीं निकल रहे थे। फिर उसने आहिस्ता से कहा, मैं, उमर और मेरे बहुत ज़्यादा कर्ज़े हैं। हमारा घर, कारोबार सब कुछ कर्ज़ में डूबा हुआ है। हमें मैंने उसका जुमला पूरा किया, तुम्हें मुझसे पैसे चुराने थे। अदनान ने असल वसीयत मेरे सामने रख दी। समीना साहिबा, ये आपके शौहर की असल वसीयत है। इस पर उनके सही दस्तखत और गवाहों के दस्तखत हैं। उनकी जायदाद आपको ही मिलनी थी, बल्कि वैसे ही जैसे आप जानती थीं। मैंने हमीद के दस्तखतों को देखा। मैंने उन दस्तखतों को 42 साल की शादी में हज़ारों बार देखा था। असल वसीयत को अपने सामने देखकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने नाज़िया से पूछा, तुमने ये सब कब से शुरू किया था? वो रोने लगी। उसका काजल आंसुओं के साथ गालों पर फैल गया था। उसने कहा, मैं आपको नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती थी। हम सिर्फ यह चाहते थे कि आप आराम से रहें। ट्रस्ट आपकी हर ज़रूरत पूरी करता। मैंने कहा, और बाकी पैसों पर तुम्हारा और उमर का कब्जा होता। नाज़िया ने नज़रें झुका लीं। ताहिर ने फौरन कहा, समीना साहिबा, शायद यहाँ कोई गलत फहमी हुई है। बेहतर होगा कि हम आज की मीटिंग ख़त्म कर दें और बाद में बात करें। मैंने सख्त लहजे में कहा, नहीं,
اب बात यही होगी। मैंने कमरे में मौजूद उन सब लोगों को देखा और वो लोग थे जिन्होंने मेरे शौहर के आखिरी तोहफे को मुझसे छीनने की कोशिश की। सिर्फ पैसा नहीं, हमीद का एतमाद भी। फिर मेरी नज़र अदनान पर पड़ी, वो आदमी जिसके पास खुद कुछ नहीं था, लेकिन उसने मेरे लिए सब कुछ खतरे में डाल दिया था। उसने सिर्फ इसलिए सच बताया क्योंकि उसे लगा कि यह गलत हो रहा है। मैंने उससे पूछा, अब क्या होगा? अदनान ने वकला की तरफ देखा और कहा, अब पुलिस को बुलाया जाएगा। जैसे ही उसने फ़ोन निकाला, नाज़िया ने एक बार फिर सिसकी ली, आंखें झुकी और इस बार वाकई बेहोश हो गई। लेकिन उसी लम्हे मुझे उसके लिए कोई हमदर्दी महसूस नहीं हुई। मेरे सामने गिरी हुई औरत वो नाज़िया नहीं थी, जिसे मैं 8 साल से जानती थी। वो एक ऐसी औरत थी, जिसने 8 साल तक मेरे घर में रहकर मेरे खिलाफ मंसूबा बनाया था। पुलिस तकरीबन 20 मिनट बाद पहुंची, लेकिन वो 20 मिनट मुझे कई घंटों जैसे लगे। नाज़िया को होश आ चुका था और वो अपनी कुर्सी पर बैठी थी। अब उसने अपने आप को मासूम दिखाने की कोशिश भी नहीं की। वो प्यारी और ख्याल रखने वाली बहू, जिसे मैं बरसों से जानती थी, जैसे गायब हो चुकी थी। उसकी जगह एक ऐसी औरत बैठी थी जिसे मैं पहचान ही नहीं रही थी। इंस्पेक्टर आयशा खान मेरे ही आसपास की उम्र की औरत थी। उनकी बात करने का अंदाज नरम था, लेकिन उनकी आंखें बहुत तेज थीं। वो किसी भी बात को नज़रअंदाज नहीं कर रही थीं। उन्होंने अदनान की पूरी बात सुनी और उसके लाए हुए कागजात को अच्छी तरह देखा। फिर उन्होंने मुझसे कहा, समीना साहिबा, मुझे आपसे आपकी बहू के साथ आपके ताल्लुक़ के बारे में शुरू से सब कुछ जानना होगा। मैंने 8 साल पहले का वक़्त याद किया, जब उमर पहली बार नाज़िया को हमारे घर लाया था। उस वक़्त नाज़िया 25 साल की थी और एक डेंटल क्लिनिक में काम करती थी। वो बहुत मीठी लगती थी और मुझे साफ नज़र आता था कि वो मेरे बेटे से मोहब्बत करती है। हमीद और मैंने उसे दिल से कबूल किया था। मैंने इंस्पेक्टर आयशा से कहा, वो बहुत अच्छी लगती थी, शायद ज़रूरत से ज़्यादा अच्छी। वो हमेशा वही बात कहती थी जो हम सुनना चाहते थे। हमीद या मेरी किसी बात से इख्तलाफ नहीं करती थी। मैंने समझा कि वो नए ख़ानदान में घुलने-मिलने की कोशिश कर रही है। जैसे-जैसे मैं बोलती गई, मुझे मासी की कई बातें याद आने लगीं। वो बातें जो उस वक़्त बिल्कुल मामूली लगती थीं, अब मुझे बहुत मुख्तलिफ नज़र आ रही थीं। मैंने कहा, तकरीबन 3 साल पहले उसने छोटी-छोटी बातें शुरू कीं। वो कभी पूछती कि क्या मुझे फ़लाँ बात याद है? हालाँकि मुझे यकीन होता कि ऐसी कोई बात हुई ही नहीं। कभी वो पूछती कि मैंने फ़लाँ चीज़ कहाँ रखी है? जैसे वो जाँच रही हो कि मुझे याद है या नहीं। नाज़िया ने मेरी तरफ देखकर कहा, समीना, मैं वाक़ई आपके बारे में फ़िक्रमंद थी। मैंने फ़ौरन कहा, नहीं, तो मुझे अपनी याददाश्त पर शक करवाना चाहती थी। इंस्पेक्टर आयशा ने अदनान से पूछा, आपने इस दफ़्तर में क्या देखा? अदनान ने अपनी नोटबुक निकाली और कहा, तकरीबन 6 माह पहले नाज़िया साहिबा इस दफ़्तर में बार-बार आने लगी थीं। शुरू में हमें बताया गया कि वो अपने ख़ानदान की जायदाद के बारे में मालूमात लेने आ रही हैं, लेकिन बाद में उसकी मुलाकातें खुफ़िया होने लगीं। मैंने गौर करना शुरू किया, क्योंकि मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा था। वो ऐसे कागज़ात लाती थी जिन्हें डॉक्टरों की रिपोर्ट्स बताया जाता था, ख़ानदान और दोस्तों के बयान लाती थीं और समीना साहिबा की दूर से ली गई तस्वीर भी जमा कर रही थीं। इंस्पेक्टर ने पूछा, कैसी तस्वीर? अदनान ने कहा, समीना साहिबा की ग्रोसरी स्टोर, बैंक और ख़ानदानी तकरीबात में तस्वीर। ये तस्वीर दूर से ली गई थी और उनके साथ ऐसी बातें लिखी गई थीं जो हकीकत नहीं थीं। एक तस्वीर में समीना साहिबा दुकान के काउंटर पर खड़ी थीं और नाज़िया के बयान में लिखा था कि वो पैसों के मामले में परेशान थीं और ख़रीदारी मुकम्मल नहीं कर पा रही थीं। हालांकि तस्वीर में साफ नज़र आ रहा था कि वो सिर्फ कैशियर से बात कर रही थीं और अपना सामान पैक होने का इंतज़ार कर रही थीं। मेरे हाथ मुट्ठी में बंद हो गए। मैंने नाज़िया की तरफ देखा और कहा, तुम मेरा पीछा करती थी, मेरी तस्वीर लेती थी। नाज़िया ने धीमी आवाज़ में कहा, मुझे कागजात के लिए सबूत चाहिए थे। वकील ने कहा था कि हमें सबूत चाहिए। मैंने कहा, किस चीज़ का सबूत? मेरी आम जिंदगी गुजारने का? इंस्पेक्टर आयशा ने मुझसे पूछा, समीना साहिबा, क्या आपको अपने बेटे और बहू की माली मुश्किलात के बारे में पहले से मालूम था? मैंने सर हिलाया, नहीं। उमर हमेशा कामयाब नजर आता था। उसका अपना कंसल्टिंग कारोबार था, मॉडल टाउन में अच्छा घर था, महंगी गाड़ी थी और वह हर साल छुट्टियों पर जाते थे। नाजिया ने अचानक कहा, यह सब कर्ज था। हमारा घर 2 बार गिरवी रख चुका था, कारोबार मुश्किल से चल रहा था।
छुट्टियां भी क्रेडिट कार्ड से होती थीं। हम पर तकरीबन 3 करोड़ रुपए का कर्ज था। मुझे लगा किसी ने मेरे पेट में घूंसा मार दिया हो। मैंने पूछा, 3 करोड़? ये कैसे हो गया? नाजिया ने रोते हुए कहा, उमर का कारोबार 2 साल पहले खराब होना शुरू हो गया था। उसे बहुत शर्म आती थी कि आपको या हमीद साहब को बताए। वो सोचता रहा कि सब ठीक कर लेगा। जब हमीद साहब बीमार हुए तो हमें लगा कि वरासत ही हमारा वाहिद रास्ता है। मैंने उसे घूर कर देखा। मेरे बेटे को 2 साल से इतनी बड़ी माली मुश्किल थी और उसने हमें कुछ नहीं बताया था। अगर हमीद को मालूम होता तो वो ज़रूर उसकी मदद करते। मैंने नादिया से कहा, तो तुमने मुझसे मदद मांगने की बजाय मुझसे चोरी करने का फैसला कर लिया? उसने कमज़ोर आवाज़ में कहा, चोरी नहीं थी। आपका ख्याल रखा जाता, ट्रस्ट आपके अखराजात पूरे करता। अदनान ने फ़ौरन कहा, ऐसा ट्रस्ट जिसमें आपको सालाना 40 लाख रुपए मिलते और बाकी जायदाद उमर के कर्जे ख़त्म करने में इस्तेमाल होती। मैंने हिसाब देखे थे। उनका मंसूबा था कि हमीद साहब की रकम से क्रेडिट कार्ड्स और घर के कर्जे अदा किए जाएं और समीना साहिबा को सिर्फ एक मुकर्रर रकम दी जाए। ये सुनकर मुझे अंदाज़ा हुआ कि मंसूबा मेरी सोच से कहीं बड़ा था। वो सिर्फ मेरी जायदाद नहीं लेना चाहते थे, वो मेरी पूरी ज़िंदगी के फैसले अपने हाथ में लेना चाहते थे। मैंने नाज़िया से पूछा, क्या उमर को इस सब का इल्म था? क्या वो भी इस मंसूबे में शामिल था? नाज़िया कुछ देर खामोश रही। उसकी खामोशी ने मुझे बहुत कुछ बता दिया। फिर उसने कहा, वो कर्ज़ों के बारे में जानता था। वो जानता था कि हम उम्मीद कर रहे हैं कि वरासत से मसला हल हो जाएगा, लेकिन उसे जैली कागज़ात या आपकी ज़हनी हालत के बारे में झूठ का इल्म नहीं था। उसे वाक़ई ये लगता था कि हमीद साहब ने वसीयत बदल दी है क्योंकि आपके बारे में फ़िक्रमंद थे। इंस्पेक्टर आयशा ने पूछा, तो उमर को ये यकीन कैसे हुआ? नाज़िया ने सर झुकाकर कहा, मैं कई महीने से उसे छोटी-छोटी बातें बता रही थी। मैंने उसे बताया कि आपकी अम्मी कभी-कभी अजीब बातें भूल जाती हैं, कभी रास्ता भूल जाती हैं, कभी गुस्सा करती हैं। मैंने उसे यकीन दिलाया कि हमीद साहब भी आपके बारे में परेशान थे। मेरा दिल डूब गया। नाज़िया ने सिर्फ मुझे धोखा नहीं दिया था, उसने मेरे अपने बेटे के दिल में भी मेरी तस्वीर बदल दी थी। मैंने गुस्से से पूछा, कौन सी बातें बताती थीं? नाज़िया ने नज़रें झुका लीं। मैंने उमर से कहा कि आप चूल्हा बंद करना भूल गई थीं और घर में आग लगते लगते बची, कि आप ग्रोसरी लेने जाते हुए रास्ता भूल गई थीं, कि आपने डाकिए पर चोरी का इल्ज़ाम लगाया, कि आपने घर में पैसे छुपाकर भूल गई थीं। मैंने कहा, यह सब कभी नहीं हुआ। नाज़िया ने बहुत आहिस्ता कहा, मैं जानती हूँ। इंस्पेक्टर आयशा ने अपनी नोटबुक बंद की और कहा, समीना साहिबा, आपको हमारे साथ थाने आकर बाकायदा बयान देना होगा और इन तमाम कागजात की कापियां भी चाहिए होंगी। फिर उन्होंने वोकला की तरफ देखकर कहा, आप लोगों के किरदार की भी मुकम्मल जांच होगी। ताहिर ने फौरन कहा, इंस्पेक्टर, हमने सिर्फ अपने क्लाइंट की दी हुई मालूमात पर काम किया। अगर मालूमात गलत थीं तो हम भी धोखे का शिकार हुए हैं। अदनान ने तल्खी से कहा, धोखे का शिकार? आपने इन लोगों से 50 लाख रुपए लिए ताकि जाली कागजात और जाली सबूत तैयार करें। मेरे पास इन अदायगियों की रसीदें मौजूद हैं। ताहिर का चेहरा बिल्कुल सफ़ेद हो गया। इंस्पेक्टर आयशा ने कहा, बस बाकी बातें थाने में होंगी। पुलिस ने कागजात जमा करना शुरू किए और सबके बयानात लिए। मैंने एक बार नाजिया को देखा। ये वही औरत थी जिसने हमारे साथ छुट्टियां गुजारी थीं, मुझे गले लगाया था और मुझे अम्मी कहा था, और हमीद के आखिरी दिनों में अस्पताल में उनके पास बैठी थी। मैंने उससे पूछा, क्या उन 8 सालों में कुछ भी सच्चा था? हमारी ख़ानदानी दावतें, हमारी बातें, तुम्हारा मेरे साथ मोहब्बत से पेश आना, क्या कुछ भी असली था? नाज़िया ने आंसू भरी आंखों से मेरी तरफ देखा, कहा, शुरू में सब सच्चा था। जब मैं उमर से मिली, जब हमारी शादी हुई, मैं वाक़ई आप और हमीद साहब की इज़्ज़त करती थी। लेकिन जब हमारे माली मसाइल बढ़ने लगे और हमें अंदाज़ा हुआ कि आपके पास कितनी बड़ी जायदाद है, तो मेरी सोच बदल गई। उसने जुमला अधूरा छोड़ दिया, लेकिन मुझे बाकी बात समझ आ गई। कहीं न कहीं उसकी अपनी शौहर से मोहब्बत और अपने घर को बचाने की ख्वाहिश इतनी बढ़ गई थी कि उसने गलत रास्ता अख्तियार कर लिया और फिर वो इतनी दूर चली गई कि उसे मुझे नुकसान पहुंचाना भी दुरुस्त लगने लगा। जब पुलिस सबको ले जाने के लिए तैयारी कर रही थी तो मुझे एक बात का एहसास हुआ। अगर अदनान मुझे खबरदार ना करता, अगर वो अपने लिए ख़तरा मोल ना लेता, तो मैं आज इसी कमरे में बैठकर
ان جعلی کاغذات پر دستخط کر دیتی۔ میں یہ سمجھ کر اپنی پوری باقی زندگی گزار دیتی کہ حمید نے مرنے سے پہلے مجھ پر بھروسہ کھو دیا تھا۔ میں یہ سوچ کر ٹوٹ جاتی کہ جس شخص کے ساتھ میں نے 42 سال گزارے، اس نے زندگی کے آخری دنوں میں مجھے نااہل سمجھا تھا، اور میری جائیداد ان لوگوں کے قرضے اتارنے میں ختم ہو جاتی جنہوں نے یہ جھوٹ بنایا تھا۔ یہ خیال اتنا خوفناک تھا کہ مجھے دوبارہ کرسی پر بیٹھنا پڑا۔ میری ٹانگیں کمزور ہو گئی تھیں، لیکن پھر میری نظر عدنان پر پڑی، ایک ایسا آدمی جس کے پاس خود رہنے کے لیے ٹھیک گھر تک نہیں تھا، لیکن اس نے میرے لیے سچ بولنے کا فیصلہ کیا۔ اس نے میری صرف وراثت نہیں بچائی تھی، اس نے مجھ سے یہ یقین بھی واپس دیا تھا کہ حمید نے آخری وقت تک مجھ پر بھروسہ کیا تھا۔ اب مجھے سوچنا تھا کہ اس سچ کے ساتھ آگے کیا کرنا ہے۔ پولیس اسٹیشن جانے کے 3 دن بعد میں اپنے باورچی خانے میں بیٹھی اپنے فون کو دیکھ رہی تھی۔ عمر نے پچھلے کچھ دنوں میں 17 بار فون کیا تھا۔ انسپکٹر عائشہ کے اس سے بات کرنے کے بعد سے وہ مسلسل مجھ سے رابطے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن میں اس کی آواز سننے کے لیے ابھی تیار نہیں تھی۔ مجھے یہ بھی نہیں معلوم تھا کہ اس نے نازیہ کی باتوں میں سے کتنا سچ مان لیا تھا۔ عدنان ان 3 دنوں میں 2 بار میرے گھر آیا تھا اور میرے لیے کاغذات کی کاپیاں لایا، اور ہر بار پوچھا کہ میں ٹھیک ہوں یا نہیں۔ مجھے عجیب لگتا تھا کہ ایک ایسا آدمی جس کے پاس اپنا گھر تک نہیں تھا، میری بہو سے زیادہ میری فکر کر رہا تھا۔ ٹھیک 2 بجے ڈور بیل بجی۔ میں نے دروازے کے سراغ سے دیکھا تو عمر باہر کھڑا تھا، اس کے ساتھ نازیہ بھی تھی۔ عمر کا چہرہ تھکا ہوا تھا، بال بکھرے ہوئے تھے اور آنکھوں کے نیچے گہرے حلقے تھے۔ میں نے دروازہ کھولا لیکن انہیں فوراً اندر نہیں بلایا۔ عمر نے مجھے دیکھتے ہی کہا، امی، ہمیں آپ سے بات کرنی ہے۔ میں نے اپنے بیٹے کے چہرے کو غور سے دیکھا۔ وہ 33 سال کا تھا، لیکن اس وقت مجھے اپنی عمر سے کہیں زیادہ بڑا اور تھکا ہوا لگ رہا تھا۔ میں نے پوچھا، کیا بات ہے؟ اس نے کہا، پلیز امی، ہمیں اندر آنے دیں، ہم سب کچھ سمجھنا چاہتے ہیں۔ میں کچھ لمحے خاموش رہی، پھر ایک طرف ہو گئی۔ میں انہیں اس لیے اندر لائی کیونکہ میں جاننا چاہتی تھی کہ عمر کو حقیقت میں کتنا علم تھا اور اس نے اپنی بیوی کی باتوں پر کتنا یقین کیا تھا۔ وہ صوفے پر بیٹھ گیا۔ یہ وہی صوفہ تھا جو حمید اور میں نے 15 سال پہلے مل کر خریدا تھا۔ یہی وہ صوفہ تھا جہاں عمر پہلی بار نازیہ کو ہمارے گھر لایا تھا۔ اب اس صوفے پر بیٹھ کر مجھے ان دونوں سے اپنی زندگی کے سب سے مشکل سوال پوچھنے تھے۔ عمر نے بغیر کسی لمبی بات کے کہا، انسپکٹر عائشہ نے مجھے سب کچھ بتایا ہے، جعلی کاغذات، جعلی میڈیسن رپورٹس، ابا کی وصیت بدلنے کا جھوٹ، سب کچھ۔ میں نے بازو باندھ کر کہا، اور تمہیں قرضوں کا علم تھا؟ اس نے سر جھکا لیا۔ ہاں امی، ہم پر بہت قرض تھا، ہمارا کاروبار خراب ہو رہا تھا اور مجھے بہت شرم آتی تھی کہ آپ اور ابا کو بتاؤں۔ میں سوچتا رہا کہ خود ہی سب ٹھیک کر لوں گا۔ میں نے پوچھا، تو جب حمید بیمار ہوئے تو تم نے وراثت کے بارے میں سوچنا شروع کر دیا؟ اس نے فوراً کہا، ایسا نہیں تھا امی۔ میں نے کہا، تو پھر کیسا تھا؟ نازیہ نے پہلی بار میرے گھر میں بیٹھ کر بات کی۔ اس نے کہا، عمر، اسے پوری بات بتاؤ۔ میں نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ وہ اب اس عورت جیسی نہیں لگ رہی تھی جس نے وکیلوں کے دفتر میں اتنے اعتماد سے میرے خلاف بات کی تھی۔ وہ تھکی ہوئی اور ٹوٹی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ عمر نے اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، جب ابا کی بیماری کا پتہ چلا اور ہمیں معلوم ہوا کہ ان کے پاس زیادہ وقت نہیں ہے تو میں ڈر گیا تھا۔ آپ کا کیا ہوگا؟ آپ بڑے گھر میں اکیلی رہیں گی، سب کچھ خود سنبھالیں گی۔ میں نے کہا، عمر، میں 64 سال کی ہوں، 94 سال کی نہیں۔ وہ شرمندہ ہو کر بولا، میں جانتا ہوں، لیکن نازیہ نے چھوٹی چھوٹی باتیں بتانا شروع کیں۔ وہ کہتی تھیں کہ آپ چیزیں بھول رہی ہیں۔ اس نے کہا کہ ابا بھی آپ کے بارے میں پریشان تھے۔ میں نے پوچھا، کون سی باتیں؟ عمر نے کہا، اس نے بتایا کہ پچھلی عید پر آپ ہمارے ڈنر کا پروگرام بھول گئی تھیں۔ پڑوسن آنٹی کا نام یاد نہیں رہا، اور ایک بار آپ نے دودھ فریج کی بجائے کچن کی الماری میں رکھ دیا تھا۔ میں نے حیرت سے اسے دیکھا۔ عمر، پچھلی عید پر ڈنر تم نے منسوخ کیا تھا کیونکہ نازیہ کی طبیعت خراب تھی۔ پڑوسن کا نام عظمیٰ ہے اور مجھے اچھی طرح یاد تھا، اور دودھ ایک بار فریج کی بجائے الماری میں یعنی غلط جگہ رکھ دینا مجھے ذہنی طور پر بیمار نہیں بنا دیتا۔ عمر کا چہرہ بدل گیا۔ اس نے نازیہ کی طرف دیکھا۔ نازیہ کا کھلا جھوٹ پکڑا گیا تھا۔ نازیہ نے جھوٹ بولا تھا، ہر بات کے بارے میں۔ نازیہ دوبارہ رونے لگی۔ اس نے کہا، میں نے عام باتوں کو بڑا بنا کر پیش کیا۔ میں نے روزمرہ کی چھوٹی چھوٹی چیزوں کو ایسے بتایا جیسے آپ کی یادداشت خراب ہو رہی ہو۔ عمر کو ایسا لگ رہا تھا جیسے اسے پہلی بار پوری حقیقت سمجھ آ رہی ہو۔
उसने नाज़िया से पूछा, तुमने ऐसा क्यों किया? नाज़िया ने जवाब दिया, क्योंकि मैं बहुत परेशान थी और ये सब मैंने अपने और तुम्हारे मुस्तकबिल के लिए ही तो किया था। हम सब कुछ खो रहे थे। मुझे लगा अगर तुम्हें यकीन हो जाए कि तुम्हारी अम्मी को मदद की ज़रूरत है, तो तुम उनके माली मामलात सँभालने पर राज़ी हो जाओगे। मैंने कहा, माली मामलात सँभालने का मतलब मेरी जायदाद अपने हाथ में लेना था। नाज़िया ने कुछ नहीं कहा। मैंने कहा, वो ट्रस्ट जिसमें मुझे सालाना 40 लाख रुपए मिलते और बाकी पैसे तुम्हारे कर्ज़े ख़त्म करने में इस्तेमाल होता। उमर ने हैरत से मेरी तरफ देखा। तुम किस ट्रस्ट की बात कर रही हो? मैंने कहा, अपनी बीवी से पूछो। उमर ने नाज़िया की तरफ देखा। ये क्या कह रही है? नाज़िया ने जवाब देने की कोशिश की। वकील ने कहा था कि यही सबके लिए बेहतर होगा। उमर गुस्से से उठ खड़ा हुआ। सबके लिए बेहतर? तुम मेरी माँ की वरासत लेने का मंसूबा बना रही थी? नाज़िया ने चीख कर कहा, हम डूब रहे थे, तुम्हारा कारोबार खत्म हो रहा था, हमारे कर्जे बढ़ रहे थे और तुम इतने ज़िद्दी थे कि किसी से मदद नहीं मांगते थे। मैं तुम्हें और अपने घर को बचाने की कोशिश कर रही थी। उमर की आवाज़ में दर्द आ गया। लेकिन तुमने मेरी माँ को नुकसान पहुंचाकर हमें बचाने की कोशिश की। नाज़िया खामोश हो गई। मैंने उमर को देखा। उसकी आंखों में अब भी मेरी तरफ देखने की शर्मिंदगी थी। मैंने आहिस्ता से कहा, तुम्हारे वालिद ने कभी मुझ पर शक नहीं किया। उनकी वसीयत कभी नहीं बदली। उन्होंने कभी ये नहीं सोचा कि मैं अपनी ज़िंदगी या पैसों के मामलात नहीं सँभाल सकती। जिस हमीद को तुम जानते हो, जिस वालिद ने तुम्हें पाला, उसने आखिरी वक़्त तक मुझ पर भरोसा किया। उमर की आंखों से आंसू निकल आए। उसने कहा, मुझे माफ़ कर दें अम्मी, मुझे वाक़ई माफ़ कर दें। मुझे आपको नाज़िया से ज़्यादा जानना चाहिए था। मैंने कहा, तुम्हें चाहिए था, लेकिन वो तुम्हें बहुत अच्छी तरह अपनी बातों में ले आई थी। फिर मैंने नाज़िया से पूछा, तुम कब से ये सब कर रही थी? कब मैं तुम्हारे लिए दुश्मन बन गई? उसने कहा, आप कभी दुश्मन नहीं थीं, लेकिन जब कर्ज़े बढ़ते गए और हमें अंदाज़ा हुआ कि हमीद साहब की जायदाद कितनी है, तो मैंने उस वरासत को अलग नज़र से देखना शुरू कर दिया। वो रकम हमारे सारे मसले हल कर सकती थी। मैंने कहा, वो हमीद की ज़िंदगी भर की मेहनत थी। उन्होंने वो पैसे मेरे मुस्तकबिल के लिए छोड़ा था। नाज़िया ने तल्ख़ी से कहा, आपको इतने पैसों की ज़रूरत भी नहीं थी। आप सादा ज़िंदगी गुज़ार रही हैं। आप ज़्यादा सफ़र नहीं करती, महँगी चीज़ें नहीं खरीदती। वो पैसा वैसे ही पड़ा रहता। जबकि हम अपना घर और गाड़ी खो रहे थे। उसी लम्हे मुझे समझ आया कि असल मसला क्या था। नाज़िया को लगता था कि चूँकि मैं सादा ज़िंदगी गुज़ारती हूँ, इसलिए हमीद की जायदाद पर उसका ज़्यादा हक़ है। उसे ये बात समझ ही नहीं आ रही थी कि किसी इंसान का पैसा उसके लिए उसका हक नहीं बन जाता कि वो दूसरा शख्स उससे ज़्यादा खर्च करना चाहता है। उमर ने अपनी बीवी को देखा और कहा, तुम्हें कैसे लगा कि अम्मी की वरासत तुम्हारी है? नाज़िया ने कहा, क्योंकि उन्हें इसकी ज़रूरत नहीं थी, पर हमें थी। उमर ने सर हिलाकर कहा, तो तुमने मांगने की बजाय लेने का फ़ैसला किया। कमरे में खामोशी छा गई। फिर उमर ने मुझसे पूछा, अम्मी अब क्या होगा? मैं भी पिछले 3 दिन से यही सोच रही थी। मेरी बहू ने जाली कागज़ात बनवाए थे, झूठी मेडिकल रिपोर्ट तैयार करवाई थी और मेरे खिलाफ लोगों के बयान जमा किए थे। वकील भी इस मंसूबे में शामिल थे। मेरे बेटे को उसकी बीवी ने मेरी सलाहियत पर शक करने पर मजबूर कर दिया था। लेकिन इन सब के नीचे एक और सवाल था, क्या हमारा ख़ानदान अब भी बच सकता था? मैंने उमर को देखा। उसके चेहरे पर शर्मिंदगी थी और हकीकी पछतावा भी। फिर मैंने नाज़िया को देखा, जो अब भी रोती हुई बैठी थी। मैंने आखिरकार कहा, ये इस बात पर मुनहसर है कि तुम दोनों आगे क्या करते हो। मेरे कमरे में एक के बाद कई घंटे तक अजीब खामोशी रही। उमर सर झुकाकर बैठा था, जबकि नाज़िया फर्श को देख रही थी। आखिर उमर ने कहा, अम्मी, आप हमसे क्या चाहती हैं? मैंने पिछली 3 रातों में यही सवाल खुद से किया था। मुझे क्या चाहिए था? बदला, इंसाफ या अपने बेटे के साथ दोबारा वो रिश्ता जिस पर कभी मुझे फ़ख्र था? मैंने कहा, मुझे पूरी सच्चाई चाहिए। हर झूठ, हर बात जो मुझसे छुपाई गई, हर वो वक़्त जब तुमने मुझ पर यकीन करने के बजाय नाज़िया की बात मान ली। उमर ने कहा, मैं आपको सब बताऊँगा, लेकिन अम्मी, मैं कसम खाता हूँ, मुझे लगता था कि मैं आपकी हिफाज़त कर रहा हूँ। नाज़िया ने मुझे यकीन दिलाया था कि अब्बा आपकी याददाश्त के बारे में परेशान थे। मैंने पूछा, उसने तुम्हें क्या बताया? उमर ने कहा, उसने कहा कि अब्बा ने एक डॉक्टर से मिलने के बाद
उससे कहा था कि उन्हें फ़िक्र है कि वो आपको इतनी बड़ी ज़िम्मेदारी के साथ अकेला छोड़ रहे हैं। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने नाज़िया से पूछा, तुम हमीद के डॉक्टर के साथ जाती थी? उमर ने कहा, कभी-कभी जब मैं काम से नहीं जा सकता था तो नाज़िया अब्बा को डॉक्टर के पास ले जाती थी और उनकी दवाओं और वक़्त पर चेकअप में मदद करती थी। मैंने नाज़िया की तरफ देखा, तुमने मेरे शौहर की बीमारी को मेरे खिलाफ इस्तेमाल किया। नाज़िया ने आहिस्ता से कहा, हमीद साहब ने कभी आपके बारे में बुरा नहीं कहा था, लेकिन वो आखिरी महीनों में बहुत कमज़ोर थे। वो दूसरों पर ज़्यादा इन्हिसार करने लगे थे। मेरे लिए उमर के ज़हन में ये बात डालना आसान था कि शायद उन्हें आपके मुस्तकबिल की फ़िक्र है। मैंने पूछा, तुमने उमर से क्या कहा? उसने कहा, मैं डॉक्टर के पास से वापस आकर उमर से कहती कि हमीद साहब कितने कमज़ोर हो रहे हैं, आप पर कितना इन्हिसार कर रहे हैं और शायद वो सोच रहे हैं कि उनके बाद आपका क्या होगा। मुझे ये सुनकर बहुत दुःख हुआ। मेरे शौहर के आखिरी दिन, जब उन्हें हमारी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, उस वक़्त मेरी बहू मेरे बेटे के ज़हन में मेरे ख़िलाफ़ बातें डाल रही थी। मैंने पूछा, और क्या? नाज़िया ने कहा, मैं आपकी छोटी-छोटी बातों पर नज़र रखने लगी थी। अगर आप चाबियाँ ढूँढते हुए कुछ देर लगातीं, किसी बात को दोबारा पूछतीं या कोई मामूली बात भूल जातीं तो मैं बाद में उमर को बताती। मैं उन बातों को ऐसा बनाकर पेश करती जैसे आपके साथ कोई बड़ी मुश्किल हो रही हो। मैंने उमर की तरफ देखा, और तुमने उसकी बात मान ली? उमर ने कहा, वो बहुत अच्छी तरह बात करती थी अम्मी। वो कभी सीधा नहीं कहती थी कि आप बीमार हैं। वो बस ऐसे बताती थी जैसे वो फ़िक्रमंद हैं और मामला बड़ा नहीं बनाना चाहती। आहिस्ता-आहिस्ता मुझे भी लगने लगा कि शायद वाक़ई कोई मसला है। मैंने सोचा कि पिछले 1 साल में मैंने कितनी बार नाज़िया को अपनी बातों और हरकतों पर गौर करते देखा था। शायद वो हर वक़्त मुझे देख रही थी और मैं समझ ही नहीं पाई। फिर मुझे अचानक तस्वीर याद आई। मैंने पूछा, तुमने मेरी तस्वीर कब से लेना शुरू की थी? नाज़िया ने नज़रें झुकाकर कहा, तकरीबन 4 माह पहले। वकील ने कहा था कि अगर हम आपकी सलाहियत पर सवाल उठाना चाहते हैं, तो हमें सबूत चाहिए। मैंने हैरत से कहा, मेरी सलाहियत पर सवाल उठाना? तो मुझे ज़हनी तौर पर नाअहल साबित करना चाहती थी। उमर ने फ़ौरन कहा, अम्मी, मुझे इस बात का इल्म नहीं था। नाज़िया ने अपने शौहर की तरफ देखकर कहा, उमर, ये दिखावा मत करो कि तुम्हें कुछ इल्म नहीं था। हमने इस बारे में बात की थी कि आपके माली मामलात की निगरानी की जाए और एक ट्रस्ट बनाया जाए। उमर का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। मैंने समझा था कि हम अम्मी की मदद करने की बात कर रहे हैं और उनके हकूक़ छीनने की नहीं। नाज़िया ने कहा, दोनों बातें एक ही थीं। हम उनकी हिफाज़त कर रहे थे और पैसा भी महफूज़ रहते। मैंने कहा, महफूज़ रहते? मेरे पैसे तुम्हारे कर्ज़े ख़त्म करने के लिए इस्तेमाल होते? नाज़िया फिर गुस्से में बोली, हमारे कर्ज़े हमें ख़त्म कर रहे थे। क्या आप जानती हैं, हर रोज़ कर्ज़ देने वालों के फ़ोन आना कैसा होता है? ये सोचना कैसा होता है कि आप अपना घर, गाड़ी और सब कुछ खो सकते हैं। मैंने जवाब दिया, और क्या तुम जानती हो, जब अपना ख़ामन तुम्हारे ख़िलाफ़ साज़िश करे तो कैसा लगता है? जब तुम्हें पता चले कि जिन लोगों पर तुमने सबसे ज़्यादा भरोसा किया वो तुम्हें नाअहल साबित करके तुम्हारी जायदाद लेने का मंसूबा बना रहे थे। नाज़िया ने कहा, हम चोरी नहीं कर रहे थे। उमर अब खुद समझ रहा था कि असल मंसूबा क्या था। मैंने उसे कहा, इस ट्रस्ट में मुझे सालाना 40 लाख रुपए मिलते और बाकी जायदाद तुम्हारे कर्ज़ों में चली जाती। हमीद ने 45 साल काम किया, पैसा बचाया, सरमायाकारी की और एक ऐसी जायदाद बनाई जिससे मैं अपनी बाकी ज़िंदगी सुकून से गुजार सकती थी। तुम्हारी बीवी का मंसूबा चंद सालों में सब खत्म कर देता। नाज़िया ने गुस्से से कहा, आपके लिए फैसला करना आसान है। आप कभी कर्ज में नहीं रही। आपने कभी ये नहीं देखा कि सब कुछ हाथ से निकलने वाला हो तो इंसान पर क्या गुजरती है। मैंने कहा, तुम ठीक कहती हो। मैं तुम्हारी माली परेशानी को पूरी तरह नहीं समझ सकती, लेकिन मैं ये ज़रूर समझती हूँ कि जब अपने लोग धोखा दें तो कैसा लगता है। और मैं ये भी जानती हूँ कि जिस शख्स को मैंने अपने घर में खुशी से जगह थी, वो मुझे बचाने की बजाय मुझे ही ख़त्म करने पर तैयार हो जाए तो कैसा लगता है। नाज़िया ने कहा, मैं आपको ख़त्म नहीं करना चाहती थी। मैं अपनी शादी, अपना घर और अपनी ज़िंदगी बचाना चाहती थी। मैंने कहा, मेरी ज़िंदगी की कीमत पर? ये अल्फाज कमरे में देर तक गूंजते रहे। पहली बार नाज़िया ने शायद वाक़ई समझा कि उसने क्या किया था। उमर खिड़की के पास जाकर खड़ा हो गया। बाहर वही बाग था जिसे हमीद और मैंने 20 साल पहले मिलकर लगाया था। उसने कहा, अम्मी, अब हमारे ख़ानदान का क्या होगा? मैं इस सवाल से डरती थी क्योंकि मेरे पास इसका आसान जवाब नहीं था।
اتنا کچھ ٹوٹ چکا تھا کہ صرف یہ کہہ دینا کہ سب ٹھیک ہو جائے گا جھوٹ ہوتا۔ میں نے کہا، وکیلوں کے خلاف مقدمہ چلے گا۔ عدنان نے جو ثبوت دیے ہیں ان کی وجہ سے ان کے لیے بچنا مشکل ہوگا۔ عمر نے پوچھا، اور نازیہ کا کیا ہوگا؟ میں نے نازیہ کی طرف دیکھا اور کہا، یہ اس بات پر منحصر ہے کہ وہ اب کیا کرتی ہے۔ نازیہ نے پوچھا، کیا مطلب؟ میں نے کہا، انسپکٹر عائشہ نے بتایا ہے کہ اگر تم پولیس کے ساتھ مکمل تعاون کرو، وکیلوں کے خلاف سچ بولو اور اس معاملے کو سامنے لانے میں مدد کرو تو عدالت تمہارے ساتھ کچھ نرمی کر سکتی ہے۔ لیکن اگر تم نے جھوٹ بولنا جاری رکھا تو تمہیں فراڈ، جعلی کاغذات بنانے اور سازش کے مقدمات کا سامنا کرنا ہوگا۔ نازیہ نے پوچھا، کیا مجھے جیل ہو سکتی ہے؟ میں نے کہا، ہاں، اور یہ فیصلہ اب میرے ہاتھ میں نہیں ہے۔ وہ خاموش ہو گئی۔ میں نے کہا، چاہے تم جیل جاؤ یا عدالت تمہیں کوئی دوسری سزا دے، ایک بات نہیں بدلے گی، تم نے مجھے نقصان پہنچانے کی کوشش کی، میرے بیٹے کو میرے خلاف کیا اور میرے شوہر کی بیماری کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کیا۔ نازیہ نے آہستہ سے کہا، میں جانتی ہوں۔ میں نے پوچھا، کیا واقعی جانتی ہو؟ کیونکہ کچھ دیر پہلے تک تم اپنے کام کو درست ثابت کر رہی تھی۔ اس نے میری طرف دیکھا اور کہا، اب میں سمجھ رہی ہوں۔ مایوسی نے مجھے ایسا انسان بنا دیا جسے میں خود نہیں پہچانتی۔ میں نے ایک ایسے شخص کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی جس نے کبھی میرا برا نہیں چاہا۔ میں نے صرف اتنا کہا، ہاں۔ یہ ایک چھوٹا سا لفظ تھا، لیکن شاید پہلی بار اس نے بغیر کسی بہانے کے اپنی غلطی مان لی تھی۔ عمر نے مجھ سے پوچھا، امی، کیا کوئی راستہ ہے کہ ہم اس سب سے نکل سکیں؟ کیا ہمارا خاندان دوبارہ ٹھیک ہو سکتا ہے؟ میں نے کہا، مجھے نہیں معلوم، لیکن مجھے معلوم ہے کہ سب سے پہلے کیا ہونا چاہیے۔ دونوں میری طرف دیکھنے لگے۔ میں نے نازیہ سے کہا، تمہیں اپنے کیے کا نتیجہ قبول کرنا ہوگا، پولیس کے ساتھ تعاون کرنا ہوگا، وکیلوں کے خلاف سچ بولنا ہوگا اور عدالت جو فیصلہ کرے اسے ماننا ہوگا۔ پھر میں نے عمر کی طرف دیکھا، اور تمہیں فیصلہ کرنا ہوگا کہ کیا تم اس عورت کے ساتھ اپنی شادی جاری رکھ سکتے ہو جس نے تمہاری ماں کے ساتھ ایسا کرنے کی کوشش کی۔ عمر کی آنکھیں بھر آئیں۔ اس نے کہا، امی، وہ میری بیوی ہے، میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ میں نے کہا، میں جانتی ہوں، لیکن صرف محبت کافی نہیں ہوتی، رشتے میں بھروسہ بھی ضروری ہوتا ہے۔ رازیہ نے صرف مجھے دھوکہ نہیں دیا، اس نے تمہیں بھی اپنے قابو میں رکھا، تم سے جھوٹ بولا اور تمہاری اپنی ماں سے محبت کو میرے خلاف استعمال کیا۔ رازیہ نے روتے ہوئے کہا، میں بدل سکتی ہوں، میں بہتر انسان بن سکتی ہوں، میں عمر کا اور آپ کا بھروسہ واپس جیت سکتی ہوں۔ میں نے پوچھا، کیا تم واقعی بدل سکتی ہو؟ کیونکہ یہ صرف ایک لمحے کی غلطی نہیں تھی، یہ کئی مہینوں کی منصوبہ بندی تھی، کئی مہینوں کے جھوٹ تھے۔ تم روز میرے ساتھ بیٹھتی تھی، میرے گھر آتی تھی، مجھ سے بات کرتی تھی، اور اس وقت میرے خلاف کاغذات تیار کروا رہی تھی۔ نازیہ نے سر جھکا لیا۔ کمرے میں پھر خاموشی چھا گئی۔ بچے باہر کھیل رہے تھے، پڑوس سے ان کی ہنسی کی آواز آ رہی تھی، جیسے دنیا میں کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ عمر نے آ کر پوچھا، آپ ہم سے کیا چاہتی ہیں؟ میں نے کہا، میں چاہتی ہوں کہ تم دونوں خود فیصلہ کرو کہ آگے کون بننا چاہتا ہے۔ کیا تم اپنے کیے کی ذمہ داری قبول کرنے والے لوگ بنو گے یا ہر غلطی کے لیے بہانے بناتے رہو گے؟ یہ شاید وہ جواب نہیں تھا جو وہ سننا چاہتے تھے، لیکن یہ واحد جواب تھا جو میں دے سکتی تھی۔ میں عمر کو مجبور نہیں کر سکتی تھی کہ وہ اپنی بیوی کو چھوڑ دے، میں راضیہ کو مجبور نہیں کر سکتی تھی کہ وہ بدل جائے۔ میں صرف اپنے لیے یہ فیصلہ کر سکتی تھی کہ اب اپنی زندگی میں کیا برداشت نہیں کروں گی، اور میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ میں دوبارہ کسی کو اپنے ساتھ ایسا سلوک کرنے کی اجازت نہیں دوں گی۔ 6 ماہ بعد اکتوبر کی ایک صاف صبح میں اپنے باغ میں بیٹھی تھی۔ میں اس درخت کے نیچے بیٹھی تھی جسے حمید اور میں نے عمر کی 10ویں سالگرہ پر لگایا تھا۔ درخت کے پتے رنگ بدل رہے تھے۔ موسم انسان کو ایک بات ضرور سکھاتے ہیں کہ جو چیز ایک وقت بہت مضبوط اور ہمیشہ کے لیے قائم لگتی ہے، وقت کے ساتھ بدل سکتی ہے۔ نازیہ نے عدالت کے ساتھ تعاون کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ اسے 3 سال کی نگرانی میں رہنے کی سزا ملی، 500 گھنٹے لوگوں کی خدمت کا کام کرنا تھا، اور اسے طاہر اینڈ ایسوسی ایٹس کو دی گئی رقم واپس کرنا تھی۔ وکیل طاہر کو 4 سال جیل کی سزا ملی اور اس کے 2 ساتھی وکیلوں کو 2 سال کی سزا ہوئی۔ عدنان کی گواہی اور اس کی جمع کیے ہوئے کاغذات نے اس مقدمے میں بہت اہم کردار ادا کیا، لیکن عدالت کا فیصلہ ہماری کہانی کا آخری حصہ نہیں تھا۔ اصل مشکل اس کے بعد شروع ہوئی۔
کیونکہ ٹوٹا ہوا بھروسہ دوبارہ بنانا کاغذ پر لکھے کسی فیصلے سے کہیں زیادہ مشکل تھا۔ عمر اس سب کے تقریباً 3 ہفتے بعد نازیہ کے ساتھ والے گھر سے نکل گیا۔ وہ شہر میں ایک چھوٹے سے اپارٹمنٹ میں رہنے لگا۔ وہ خود کو دوبارہ سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ ایک دن ہماری معمول کی کافی کے دوران اس نے مجھ سے کہا، امی، میں اب ہر بات پر شک کرتا ہوں۔ مجھ پر پرانی بات یاد آتی ہے اور میں سوچتا ہوں کہ اس میں کتنا سچ تھا اور کتنا نازیہ نے مجھے اپنی باتوں سے سمجھایا تھا۔ میں نے اس کی طرف دیکھا اور کہا، میں بھی کئی مہینوں سے یہی کر رہی ہوں۔ میں بھی پرانی باتیں یاد کرتی ہوں اور سوچتی ہوں کہ کہاں نازیہ نے میرے سامنے جھوٹ بولا اور کہاں میں نے اس پر بھروسہ کیا۔ عمر کی طلاق کا معاملہ تقریباً ختم ہونے والا تھا۔ اس دوران جب ان کے مالی معاملات کی تفصیل سامنے آئی تو اسے مزید کئی باتوں کا پتہ چلا۔ نازیہ نے اس کے نام پر کچھ کریڈٹ کارڈ کھلوائے تھے جن کے بارے میں اسے علم نہیں تھا۔ اس کے کاروبار کے خلاف کچھ قرضے بھی لیے گئے تھے اور کئی ایسے اخراجات تھے جو نازیہ نے اس سے چھپا رکھے تھے۔ ان کی مالی حالت ہم دونوں کی سوچ سے کہیں زیادہ خراب تھی۔ میں نے عمر سے کہا کہ میں قرضوں کے معاملے میں اس کی مدد کر سکتی ہوں، لیکن اس نے انکار کر دیا۔ اس نے کہا، امی، میں آپ کا پیسہ اپنی بیوی کے بنائے ہوئے گھڑے کو بھرنے کے لیے استعمال نہیں کر سکتا۔ اس بار مجھے خود اپنے مسئلے حل کرنے ہوں گے۔ مجھے یہ فیصلہ اچھا لگا، حالانکہ اسے مشکل میں دیکھنا میرے لیے آسان نہیں تھا۔ اس نے ماڈل ٹاؤن والے گھر بیچ دیا، اپنی مہنگی گاڑی کی جگہ 10 سال پرانی ہونڈا خرید لی اور اپنے کنسلٹنگ کاروبار کو دوبارہ شروع کرنے کے لیے بہت محنت کرنے لگا۔ لیکن اب اس کے اندر ایک فرق تھا۔ اب وہ اپنی زندگی کو دکھاوے کے بجائے ایمانداری سے دوبارہ بنانے کی کوشش کر رہا تھا۔ عدنان بھی میری زندگی کا ایک اہم حصہ بن چکا تھا۔ میں نے اسے اپنی جائیداد کے معاملات میں جزوی مدد کے لیے کام پر رکھ لیا تھا۔ وہ حمید کی ورکشاپ کے اوپر بنے ایک چھوٹے سے کمرے میں رہنے لگا تھا۔ اسے ایک ایسے آدمی سے جو اپنی گاڑی میں رہنے پر مجبور تھا دوبارہ ایک باعزت اور پرسکون زندگی کی طرف آتے دیکھنا میرے لیے اس پوری مشکل کہانی کی سب سے اچھی باتوں میں سے ایک تھا۔ ایک صبح وہ باغ میں 2 کپ کافی لے کر آیا اور بولا، سمینہ صاحبہ، سوچا آج آپ کو کسی کے ساتھ بیٹھ کر کافی پینے کا دل ہوگا۔ میں مسکرا دی اور کہا، شکریہ عدنان۔ آج کے دن کے بارے میں کیا سوچ رہے ہو؟ آج ناصر کی نگرانی کرنے والا افسر اس کے خدمت کے کام کے گھنٹے دیکھنے آنے والا تھا۔ اسے ایک مقامی فوڈ بینک میں کام کرنا تھا جہاں ضرورت مند لوگوں کے لیے کھانا تیار کیا جاتا تھا اور تقسیم کیا جاتا تھا۔ وہی لوگ جن میں کچھ عرصہ پہلے عدنان بھی شامل تھا۔ اس بات کی ستم ظریفی ہم دونوں کو معلوم تھی۔ عدنان نے کہا، امید ہے وہ کچھ سیکھ رہی ہوگی۔ ہر وہ شخص جو مشکل میں پھنس جائے ضروری نہیں کہ غلط راستہ اختیار کرے۔ میں نے سر ہلایا۔ یہ بات بالکل سچ تھی۔ عدنان نے اپنی نوکری، گھر اور سکون کھو دیا تھا، لیکن اس نے اپنی ایمانداری نہیں کھوئی تھی۔ جب اسے غلط کام کے ذریعے اپنا فائدہ کرنے کا موقع ملا تو اس نے صحیح راستہ اختیار کیا، چاہے اس کے بدلے اسے اپنی زندگی کا بہت کچھ کھونا پڑا۔ میں نے پوچھا، کیا تم نے نازیہ کو حال ہی میں دیکھا ہے؟ عدنان نے کہا، کبھی کبھی وہ فوڈ بینک آتی ہے۔ میں بھی کبھی کبھی وہاں سامان لینے جاتا ہوں۔ زیادہ بات نہیں کرتی لیکن کام کرتی رہتی ہے۔ شاید اب اسے سمجھ آ رہی ہے کہ مشکل میں ہونا کیا ہوتا ہے۔ میں نہیں جانتی تھی کہ اس کے بارے میں مجھے کیا محسوس کرنا چاہیے۔ میرے دل کا ایک حصہ چاہتا تھا کہ نازیہ اپنی سزا پوری کرے اور اسے اچھی طرح سمجھ آئے کہ اس نے میرے ساتھ کیا کیا، لیکن میرے دل کا دوسرا حصہ صرف یہ چاہتا تھا کہ وہ ایک بہترین انسان بن جائے اور دوبارہ کبھی کسی کے ساتھ ایسا نہ کرے۔ اسی دوران میرے فون پر عمر کا میسج آیا۔ اس نے لکھا، امی، بعد میں کافی پینے آؤں گا، میرے پاس آپ کے لیے ایک خبر ہے۔ میں نے وہ میسج عدنان کو دکھایا۔ اس نے ایک بھومے اوپر اٹھا کر پوچھا، اچھی خبر یا بری؟ میں ہنس کر بولی، عمر کے ساتھ ان دنوں دونوں ایک ساتھ آتی ہیں۔ اس دوپہر عمر میرے گھر آیا۔ کئی مہینے بعد وہ پہلے سے بہتر نظر آ رہا تھا۔ اس نے وہ وزن دوبارہ حاصل کر لیا تھا جو طلاق اور پریشانی کی وجہ سے کم ہو گیا تھا۔ اس کے چہرے پر دوبارہ رونق آ گئی تھی۔ میں نے کہا، تم آج اچھے لگ رہے ہو۔ وہ مسکرایا اور بولا، میں اچھا محسوس کر رہا ہوں امی۔ واقعی کئی سالوں بعد پہلی بار مجھے لگ رہا ہے کہ میں اپنی زندگی خود جی رہا ہوں، کسی اور کی پریشانیوں میں نہیں پھنسا ہوں۔ اس نے اپنا فون نکالا اور مجھے ایک چھوٹے سے دفتر کی تصویر دکھائی۔ دروازے پر اس کے نئے کاروبار کا نام لکھا تھا۔ اس نے کہا، میں نے کل اس دفتر کا کرایہ طے کیا ہے۔ اب میرا اپنا چھوٹا سا دفتر ہوگا
میں اپنا کاروبار دوبارہ شروع کر رہا ہوں، اس بار صحیح طریقے سے۔ میرے دل میں فخر بھر گیا۔ میں نے کہا، حمید تمہیں دیکھ کر بہت خوش ہوتے۔ عمر نے آہستہ سے کہا، مجھے بھی یہی امید ہے۔ میں ان دنوں ابا کے بارے میں بہت سوچتا ہوں۔ ان کی باتیں، ان کی سکھائی ہوئی باتیں، وہ چاہتے تھے کہ میں کیسا انسان بنوں۔ کچھ عرصے کے لیے میں وہ آدمی بننا بھول گیا تھا۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑ کر کہا، ہم سب کبھی نہ کبھی راستہ بھٹکتے ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ واپس راستہ تلاش کر لیں۔ عمر نے کچھ دیر بعد کہا، امی، مجھے آپ سے ایک بات پوچھنی ہے، لیکن مجھے سچ بتائیے کیا؟ میں نے کہا، پوچھو۔ اس نے کہا، کیا آپ مجھے کبھی معاف کر سکیں گی؟ واقعی؟ صرف اس لیے نہیں کہ آپ میری ماں ہیں اور مجھ سے محبت کرتی ہیں؟ یہ سوال میں خود سے بھی کئی مہینوں سے پوچھ رہی تھی۔ کیا میں اپنے بیٹے کو معاف کر سکتی تھی کہ اس نے مجھ پر یقین نہیں کیا؟ کیا میں اسے اس بات پر معاف کر سکتی تھی کہ وہ اپنی بیوی کی باتوں میں آ گیا؟ میں نے کچھ دیر سوچا اور کہا، عمر، معافی ایک دن میں نہیں ہوتی۔ یہ ایسی چیز ہے جو انسان ہر روز تھوڑی تھوڑی کرتا ہے۔ کچھ دن آسان ہوتے ہیں اور کچھ دن مشکل۔ اس نے سر ہلایا۔ میں نے کہا، لیکن ہاں، میں تمہیں معاف کر سکتی ہوں، بلکہ میں نے تمہیں معاف کر دیا ہے، کیونکہ اب میں دیکھ سکتی ہوں کہ تم خود بھی دھوکے کا شکار ہوئے تھے۔ نازیہ نے تمہاری اپنی ماں کی محبت کو ہم دونوں کے خلاف استعمال کیا۔ عمر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے کہا، پھر بھی مجھے لگتا ہے کہ مجھے زیادہ سمجھداری دکھانی چاہیے تھی۔ مجھے آپ پر زیادہ بھروسہ کرنا چاہیے تھا۔ میں نے کہا، تمہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن تم نے نہیں کیا۔ ہم ماضی نہیں بدل سکتے، ہم صرف یہ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ آگے کیا کرنا ہے۔ اس نے پوچھا، آگے کیا کرنا ہے؟ میں نے کہا، سچ بولنا، مکمل سچ۔ اگر تم کسی مشکل میں ہو تو میرے پاس آنا۔ اگر تم سے غلطی ہو تو اسے چھپانا نہیں، اور اگر دوبارہ کوئی تمہیں میری یا کسی اور کی بات کے خلاف کرنے کی کوشش کرے تو پہلے خود سچ جاننا۔ عمر نے آنکھیں صاف کرتے ہوئے کہا، میں سمجھ گیا۔ پھر اس نے پوچھا، اور نازیہ، کیا آپ کبھی اسے معاف کر سکیں گی؟ میں نے کافی دیر اس سوال کے بارے میں سوچا، پھر کہا، مجھے نہیں معلوم کہ میں اسے اس طرح معاف کر سکوں گی یا نہیں۔ اس نے جو کیا وہ سوچ سمجھ کر کیا۔ یہ ایک لمحے کی غلطی نہیں تھی۔ کئی مہینے اس نے منصوبہ بنایا، میرے بارے میں جھوٹ بولا اور میرے خلاف کاغذات تیار کروائے۔ وہ کہتی ہے کہ بدل گئی ہے، شاید واقعی بدل جائے۔ لوگ بدل سکتے ہیں، عمر، لیکن معافی کا مطلب یہ نہیں کہ میں دوبارہ اسے اپنی زندگی میں جگہ دے دوں۔ عمر نے پوچھا، تو کیا آپ نے اسے معاف نہیں کیا؟ میں نے کہا، میں نے اپنے دل سے غصہ نکالنے کا فیصلہ کیا ہے۔ میں ہر وقت اس کے بارے میں غصہ نہیں کرنا چاہتی، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں اسے دوبارہ اپنے گھر میں پہلے کی طرح جگہ دے دوں گی یا اس پر دوبارہ بھروسہ کروں گی۔ میں اپنی زندگی کا سکون کسی کے ہاتھ میں دوبارہ نہیں دوں گی۔ عمر نے آہستہ سے کہا، میرے خیال میں سمجھ گیا ہوں۔ جب وہ جانے لگا تو میں اسے دروازے تک چھوڑنے آئی۔ سورج ڈوب رہا تھا اور آسمان نارنجی اور جامنی رنگوں سے بھر گیا تھا۔ یہی وہ وقت تھا جب حمید اور میں اکثر گھر کے پچھلے برآمدے میں بیٹھ کر غروب آفتاب دیکھا کرتے تھے۔ عمر نے مجھے گلے لگایا اور کہا، امی، مجھ پر ہمت نہ ہارنے کا شکریہ۔ میں نے جواب دیا، اور تمہارا شکریہ کہ تم نے دوبارہ صحیح راستہ تلاش کیا۔ اس کے جانے کے بعد میں پورے گھر میں ایک چکر لگایا۔ یہ وہی گھر تھا جو حمید اور میں نے 4 دہائیوں سے زیادہ عرصے میں مل کر بنایا تھا۔ کمرے خاموش تھے، لیکن اب مجھے یہ خاموشی تنہائی نہیں لگتی تھی۔ میں سمجھتی تھی کہ حمید کو کھونے کے بعد میری باقی زندگی صرف اکیلے پن میں گزرے گی، لیکن ان 6 مہینوں میں مجھے ایک بہت اہم بات سمجھ آ گئی تھی۔ میں اکیلی نہیں تھی، میرے پاس ایسے لوگ تھے جو واقعی میری پرواہ کرتے تھے۔ عدنان، جس نے اپنی جان اور اپنی باقی زندگی کا خطرہ لے کر مجھے سچ بتایا۔ عمر، جو ہر دن دوبارہ انسان بننے کی کوشش کر رہا تھا، جس پر مجھے فخر ہے۔ انسپکٹر عائشہ، جو اب بھی کبھی کبھی میری خیریت پوچھنے کے لیے فون کرتی ہے۔ یہاں تک کہ وہ لوگ بھی جن سے میں فوڈ بینک میں ملی، جہاں نازیہ اپنی سزا کے تحت خدمت کا کام کر رہی تھی۔ کچھ عرصے بعد میں نے بھی وہاں رضاکارانہ طور پر کام شروع کر دیا۔ میری زندگی دوبارہ مقصد سے بھرنے لگی تھی۔ میں مقامی لائبریری میں بڑوں کو پڑھانا سکھانے لگی، عدنان کے ساتھ اس کی ورکشاپ کے پیچھے چھوٹا سا باغ بنانے میں مدد کرتی، اور انسپکٹر عائشہ کے ساتھ مل کر بزرگ لوگوں کو یہ سمجھانے میں مدد کرتی کہ مالی دھوکے اور فراڈ سے کیسے بچا جا سکے۔ سب سے اہم بات یہ تھی کہ میں نے اپنی کتاب دوبارہ اپنے ہاتھ میں لے لی تھی۔ کئی مہینوں تک نازیہ میرے بارے میں ایک جھوٹی کہانی بنا رہی تھی۔ اس کہانی میں ایک کمزور، پریشان اور نااہل بوڑھی عورت تھی جو اپنی زندگی کے فیصلے خود نہیں کر سکتی تھی۔
لیکن وہ کبھی سچ نہیں تھا۔ میں ایک مضبوط عورت تھی۔ میں نے 42 سال اپنے شوہر کے ساتھ زندگی گزاری، ایک بیٹا پالا، ایک گھر بنایا، اپنی ذمہ داریاں پوری کیں اور ان لوگوں کا سامنا کیا جنہوں نے مجھے ختم کرنے کی کوشش کی۔ اس شام میں گھر کے پچھلے برآمدے میں چائے کا کپ لے کر بیٹھی تھی۔ آسمان پر ستارے نکل رہے تھے اور ہر طرف خاموشی تھی۔ اچانک مجھے کئی سالوں بعد ایک ایسا سکون محسوس ہوا جو میں بھول چکی تھی۔ یہ وہ سکون نہیں تھا جو اس وقت ملتا ہے جب انسان کے پاس دنیا کی ہر چیز ہو۔ یہ وہ سکون تھا جو اس وقت ملتا ہے جب انسان کو یقین ہو جائے کہ وہ خود کو جانتا ہے اور اپنی قدر بھی جانتا ہے۔ حمید کی محبت اب بھی میری زندگی میں موجود تھی اور اس گھر میں ان چیزوں میں جو انہوں نے میرے لیے چھوڑ دی تھیں، ان اصولوں میں جو انہوں نے ہمارے بیٹے کو سکھائے تھے، اور اس زندگی میں جو ہم نے مل کر بنائی تھی۔ نازیہ کا منصوبہ صرف اس لیے ناکام نہیں ہوا تھا کہ عدنان نے اسے پکڑ لیا تھا، وہ اس لیے بھی ناکام ہوا کیونکہ حمید اور میں نے اپنی زندگی میں جو بھروسہ، محبت اور مضبوط رشتہ بنایا تھا، وہ ان جھوٹوں سے زیادہ مضبوط تھا جو نازیہ نے اس کے اوپر بنانے کی کوشش کی تھی۔ میں 64 سال کی تھی، لیکن مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے میری زندگی کا ایک نیا باب ابھی شروع ہوا ہے۔ 6 ماہ پہلے مجھے یہ بات ناممکن لگتی تھی، لیکن اب یہ مجھے بالکل سچ لگ رہی تھی۔ میں آزاد تھی۔ اب میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتی ہوں۔ اگر آپ میری جگہ ہوتے تو کیا کرتے؟ اگر آپ کے خاندان میں سے کوئی آپ کے ساتھ ایسا کرتا تو کیا آپ اسے معاف کر دیتے؟ کیا آپ کبھی ایسے جذبے سے گزرے ہیں؟ نیچے کمنٹ میں ضرور بتائیں، اور یہ بھی لکھیں کہ آپ میری کہانی کس شہر سے سن رہے ہیں۔ آخر تک میرے ساتھ رہنے کا بہت بہت شکریہ۔ دوستوں، کہانی اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب لازمی کر دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔